तो एक बार हम आइडियल सोल्यूशन वाले पार्ट को समराइज करते हैं। देखो मैं थोड़ा सा तेज तेज बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 4-5-6 दिन के बाद पढ़ा रहा हूँ आज, ठीक। तो कल से बहुत अच्छे से मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है। आस्ता आस्ता चलेंगे, कि थोड़ा स्लो बोलूँगा मैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या मेरे में कोई इंप्रूवमेंट मुझे करनी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर हम समराइज करें तो अभी तक आपके दिमाग में ही बैठ गया होगा कि क्या होता है सिस्टम। तो पहली चीज है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है ये किस बेस पे हम बोलते हैं, ये बोलते हैं राउल्ट्स लॉ के बेस पे। और कौन से सोल्यूशंस होते हैं, ये लिक्विड लिक्विड सोल्यूशंस। ये पहली चीज आपको याद रखनी है। देखो आइडियल सोल्यूशंस कौन से होते हैं, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें। कंडीशंस क्या होती हैं आइडियल सोल्यूशन के लिए, डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग, इनके लिए क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ये कंडीशंस होती हैं, ठीक। और अगर आपसे कोई बोल दे कि बताओ आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा एस क्या होता है, तो आप बोलोगे डेल्टा एस चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव हो, ठीक। अगर आपसे कोई बोल दे डेल्टा जी क्या होता है आइडियल सोल्यूशन के लिए, तो आप बोलोगे हमेशा नेगेटिव होगा, लेस देन 0, नेगेटिव, ठीक है। अगर आपसे कोई बोल दे कि आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन जो आइडियल सोल्यूशन बनते हैं इनका रीजन क्या है, तो आप बोलोगे इनमें जो ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बराबर होती है ए बी के बीच में। जो ए और बी के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है या फिर इंटरेक्शंस हैं वो किसके बराबर होती है, ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है के बराबर होती है, ठीक। ये बोलोगे, ठीक है। अगर आपसे कोई बोल दे कि आइडियल सोल्यूशन की एग्जांपल्स बताओ, तो आपको मैंने लिखा ही हेक्सेन और हेप्टेन का सोल्यूशन आ गया, बेंजीन और टॉल्यून का सोल्यूशन आ गया, ठीक है। उसके बाद क्लोरो इथेन और ब्रोमो इथेन या फिर ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन का जो सोल्यूशन बनता है, तीनों के तीनों सोल्यूशंस ऐसे होते हैं आइडियल सोल्यूशन, ठीक। आई होप अभी आपको आइडियल सोल्यूशन जो है वो क्लियर हुआ होगा। हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे इस टॉपिक पे, लेकिन अभी हम नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक। सब्र बना के रखो, सब समझ में आएगा आपको, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम है आपके लिए, ठीक है, कुछ भी वहां आप पूछ सकते हो, ठीक। तो हटाएं इसको, अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक नॉन आइडियल सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो अभी आप नेक्स्ट हेडिंग डालो नॉन आइडियल सोल्यूशंस, ठीक। तो देखो अब आपको नॉन आइडियल सोल्यूशन समझाने का भी कोई फायदा नहीं है, आपको खुद ही पता चल गया होगा कि ऐसे सोल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है, ऐसे सोल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशंस। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशंस की। तो आप लिखो, डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। तो आप लिखोगे व्हेन अ सोल्यूशन does not obey Raoult's law, जब एक सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता, ठीक है, ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस, ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशंस, it is called non-ideal solution. It is called non-ideal solution, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन लिखनी है, बिल्कुल सिंपल है। देखो बिल्कुल सिंपल चीज है, when a solution does not obey Raoult's law, जब एक सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता ही नहीं, ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस। देखो इसका क्या मतलब है कि देखो किसी किसी कॉन्सेंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, किसी किसी पे नहीं करता। तो मतलब इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब बहुत सारी जो कॉन्सेंट्रेशन की रेंज है, उस कॉन्सेंट्रेशन की रेंज पे राउल्ट्स लॉ को अगर सोल्यूशन फॉलो नहीं करता तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। अब आप मुझे खुद ही बता दो कि नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। और नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, आइडियल के अपोजिट होगा ना, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है।
तो आप इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हो नो चेंज इन हीट, या फिर नो चेंज इन एंथैल्पी, या फिर इसको नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट। ऐसा नहीं लिखोगे। यहां देखो देखो, आइडियल में हमने लिखा था नो चेंज इन वॉल्यूम या फिर नो चेंज इन एंथैल्पी, यहां आप लिखोगे चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन एंथैल्पी। मतलब जब हम मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम चेंज होती है, मतलब जीरो के बराबर नहीं होती। चेंज इन वॉल्यूम जीरो के बराबर यहां नहीं होती। आइडियल में क्या था, जीरो के बराबर थी। तो आप शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हो डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है इसके लिए, ठीक है। और अगर आपसे कोई बोल दे कि इस नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा जी क्या होगा और डेल्टा एस क्या होगा, तो वो आप क्या बोलोगे। मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे सोल्यूशन आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, अगर सोल्यूशन बन रहा है तो मतलब प्रोसेस हो रही है। अगर प्रोसेस हो रही है तो गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा नेगेटिव आती है, ये तो नेगेटिव ही होगी, लेस देन जीरो, ठीक है। और अगर सोल्यूशन बना रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। देखो यहां अगर 10 मॉलिक्यूल ए कंपोनेंट के 10 बी के तो मिक्स करेंगे तो हमेशा मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, तो डेल्टा एस हमेशा ही जीरो से ज्यादा आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, ये ऐसा ही आएगा, ठीक। इनके बेस पे हम ये नहीं बता सकते कि कोई सोल्यूशन आइडियल है या फिर नॉन आइडियल है। वो किस बेस पे बता सकते हैं, इस पे। अगर डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो है, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब सोल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल। अगर ये जीरो के बराबर है तो सोल्यूशन क्या है, आइडियल, ठीक है। इतना आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखो अगर सोल्यूशन आइडियल नहीं है तो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, तो ऐसे सोल्यूशन का जो ग्राफ आएगा ना, ग्राफ, ठीक है, कौन सा ग्राफ, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का जो ग्राफ आता है वो भी राउल्ट्स लॉ जैसा ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। ये काटा लगाया है, नहीं होगा ऐसा ग्राफ, ऐसे सॉल्यूशंस का नहीं होगा। कैसे सॉल्यूशंस का, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ जो होगा वो राउल्ट्स लॉ के ग्राफ जैसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते ही नहीं, ठीक। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा था, राउल्ट्स लॉ जैसा, ठीक। अब देखो आपको मैं एक चीज समझाता हूं, राउल्ट्स लॉ का जो ग्राफ है उसमें दिखाया क्या है, उसमें दिखाया है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ठीक। मतलब ये जो कर्व्स हैं, ये कर्व्स किसकी है, प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है, और ये टोटल प्रेशर, इसकी कर्व्स हैं, ठीक। तो अगर कोई सोल्यूशन आइडियल है तो उसके लिए ये जो वेपर प्रेशर की कर्व्स है राउल्ट्स लॉ जैसी ही आएंगी। लेकिन अगर कोई सोल्यूशन नॉन आइडियल है तो उसके लिए ये वेपर प्रेशर की कर्व्स राउल्ट्स लॉ जैसी नहीं आएंगी। आएंगी कैसी, या तो ये कर्व्स राउल्ट्स लॉ से ज्यादा आएंगी, ऐसे करके, मतलब ऐसे देखो, ये सपोज ये ऐसा है, या तो देखो ये 2-3 ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ये एक्चुअल में राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है, ठीक। तो अगर सोल्यूशन आइडियल है तो उसका ग्राफ तो ऐसा ही होगा। अगर सोल्यूशन नॉन आइडियल है तो उसकी कर्व्स जो है, कर्व्स मतलब वेपर प्रेशर, मतलब ऐसे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है, देखो अगर सोल्यूशन आइडियल है तो उसका वेपर प्रेशर कैसा आएगा, राउल्ट्स लॉ जैसा, मतलब उसका ग्राफ कैसा आएगा, राउल्ट्स लॉ जैसा। अगर सोल्यूशन आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है, तो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता ही नहीं, उसका ग्राफ राउल्ट्स लॉ जैसा नहीं आएगा। और हम ऐसा बोलेंगे कि वो जो है, वो जो सोल्यूशन है नॉन आइडियल सोल्यूशन, वो राउल्ट्स लॉ से डिविएट कर रहा है, मतलब उसकी जो कर्व्स हैं या तो राउल्ट्स लॉ से ऊपर की तरफ आएंगी, या फिर राउल्ट्स लॉ की कर्व से नीचे की तरफ आएंगी, ऐसे नीचे की तरफ आएंगी, ठीक है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि नॉन आइडियल सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है या तो वो राउल्ट्स लॉ से ज्यादा आएगा, वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, या राउल्ट्स लॉ से वेपर प्रेशर कम आएगा, ठीक है, ऐसा बोलेंगे ना, ठीक है। देखो ना, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब है कि राउल्ट्स लॉ में कौन सी कर्व है, वेपर प्रेशर कर्व है। तो अगर सोल्यूशन आइडियल है तो उसकी जो कर्व्स होंगी कौन सी कर्व, वेपर प्रेशर वाली कर्व, वो तो राउल्ट्स लॉ जैसी आएंगी। अगर सोल्यूशन नॉन आइडियल है तो उसकी जो कर्व्स होंगी वो राउल्ट्स लॉ जैसी नहीं आएंगी, वो राउल्ट्स लॉ से डिविएट करेंगी, ठीक है। तो डिविएट करने का मतलब है या तो वो कर्व ऊपर आ सकती है या कर्व नीचे हो सकती है। डिविएट का यही मतलब है ना, डिविएट मतलब राउल्ट्स लॉ को फॉलो ही नहीं कर रही, राउल्ट्स लॉ से या तो वो कर्व ज्यादा आ सकती है या फिर वो कर्व कम आ सकती है। और वो कर्व है किस चीज की, वो कर्व है वेपर प्रेशर की। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नॉन आइडियल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर या तो राउल्ट्स लॉ से ज्यादा आ सकता है या कम आ सकता है, ठीक। तो अगर वेपर प्रेशर की कर्व जो है राउल्ट्स लॉ से ज्यादा आ रही है तो हम इसको बोलेंगे, ज्यादा को बोलते हैं पॉजिटिव, हम बोलेंगे कि सोल्यूशन पॉजिटिवली डिविएट कर रहा है राउल्ट्स लॉ से, ठीक। तो अगर वेपर प्रेशर की कर्व
नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए रोल्स लॉ से कम आ रही है तो कम को हम बोलते हैं नेगेटिव, तो हम यहां बोलेंगे सोल्यूशन नेगेटिवली डिविएट कर रहा है रोल्स लॉ से। ठीक है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशंस दो किस्म के हो जाते हैं, एक ऐसे हो जाते हैं जो रोल्स लॉ से पॉजिटिव की तरफ डिविएट करते हैं और एक ऐसे हो जाते हैं जो रोल्स लॉ से नेगेटिव की तरफ डिविएट करते हैं। ठीक है, ये एक ओट लाइन है, ये एक ओट लाइन है, आपको मैं अभी एक एक वर्ड समझाऊंगा। ठीक, तो आपको पहले बस इतना याद रखना है कि ये हमारा होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये उसकी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ये लाइन अगर आपको समझ में आ गई तो ये आपको कुछ भी नहीं है इसमें, ये अभी मैं आपको समझाता हूं, इसको छोड़ो, आप इसको हटा देते हैं यहां से। अगर थोड़ा थोड़ा पता चला तो ठीक है, नहीं चला तो फिर भी ठीक है, अभी चलेगा। ठीक, देखो आप एक लाइन ऐड करो अभी यहां कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ना, ठीक है, वो रोल्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते, तो आप ये लिखोगे द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशंस, लिखो द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशंस, द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशंस is either higher or lower than, is इधर बोल दो higher or lower, lower than, ठीक है, इधर higher or lower than that predicted by रोल्स लॉ। ठीक है, ये लाइन आप ऐड करो। इफ वेपर प्रेशर इज हायर, ठीक है, इफ वेपर प्रेशर इज हायर द सोल्यूशन एग्जिबिट्स पॉजिटिव डेविएशन, द सोल्यूशन exhibits positive deviation, ठीक है, and if vapor pressure is lower, ठीक है, the solution exhibits नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक, देखो इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो समझो आपको टॉपिक पूरा समझ में आ गया। ठीक है, देखो पहली चीज जो मैंने आपको बताई वो तो मैंने बहुत बार आपको बता दी कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक, अगर रोल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ कैसा आएगा, जैसा रोल्स लॉ का ग्राफ आता है। ठीक, जो होता है हमारा, एक बार फिर बना लेते हैं, ऐसा, ये ऐसा ग्राफ। ठीक, ये ग्राफ बहुत ही, और ये पता होना चाहिए ग्राफ किसके बीच में, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ है। ठीक, ये ग्राफ है। अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो वो किसको फॉलो करेगा, रोल्स लॉ को, तो उसका ग्राफ ऐसा ही आएगा। ठीक, अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो वो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो इसका मतलब ऐसे सॉल्यूशन का ग्राफ ऐसा नहीं आएगा। ठीक, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज समझो, अगर कोई सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो फिर वो क्या कर रहा है, या तो रोल्स लॉ से ऊपर जा रहा है या रोल्स लॉ से नीचे जा रहा है, ये काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है, अगर रोल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा फिर क्या कर रहा है, या तो रोल्स लॉ से ऊपर जा रहा है या रोल्स लॉ से नीचे जा रहा है, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक, अब आप यहां लिखोगे कि देखो रोल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब यह है कि जो रोल्स लॉ में जो वेपर प्रेशर की कर्व्स आती हैं, वेपर प्रेशर जो रोल्स लॉ का है वैसा ही आइडियल सॉल्यूशन का आता है। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो रोल्स लॉ में जो ये कर्व्स आती है ना, ये कर्व्स, ठीक है, ऐसी कर्व्स उसकी नहीं आएंगी।
ठीक, तो अब आप यहाँ ये पॉइंट पढ़ के बता सकते हो, देखो द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशंस इज आइदर हायर और लोअर देन दैट प्रिडिक्टेड बाय रोल्स लॉ। मतलब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, तो वो देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो रोल्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते। तो मतलब जो वेपर प्रेशर कर्व रोल्स लॉ में आती हैं, जो वेपर प्रेशर रोल्स लॉ प्रिडिक्ट करता है वो उनका नहीं होता है, उनका वो नहीं होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो नहीं होता है जो रोल्स लॉ प्रिडिक्ट करता है। ठीक, तो यहां मैंने लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशंस इज आइदर हायर और लोअर। मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर होता है या तो वो हायर होता है या लोअर होता है देन दैट प्रिडिक्टेड बाय रोल्स लॉ। ठीक है, मतलब अगर रोल्स लॉ ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कैसा होगा, रोल्स लॉ से या तो हायर होगा या लो होगा। ये आपको याद रखना है, ये चीज दिमाग में बिठा लो आप। ठीक, तभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा रेस्ट ले लो, एक बार इसको पढ़ो, अच्छा देखो कुछ समझ में आ रहा है। मैं पानी तब तक पी लेता हूं। ठीक है, देखो देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक, और अगर रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो इसका मतलब रोल्स लॉ जो वेपर प्रेशर प्रिडिक्ट करता है अपनी कर्व्स में, रोल्स लॉ जो वेपर प्रेशर प्रिडिक्ट करता है, रोल्स लॉ जो बोलता है कि वेपर प्रेशर ये आना चाहिए, वैसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नहीं आता। ठीक, तो कैसा आता है, या तो रोल्स लॉ से वेपर प्रेशर हाई आता है या लो आता है। ठीक है, ऐसा ही हो सकता है ना। अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता, देखो सपोज अगर मैं किसी टीचर को फॉलो नहीं करता, इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो मैं उस टीचर से बहुत ऊपर हूं या मैं उससे बहुत नीचे हूं, तभी मैं उसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, ये चीज है। तो अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो वो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक, तो फॉलो नहीं करता, इसका मतलब जो वेपर प्रेशर रोल्स लॉ प्रिडिक्ट करता है ना, उस वेपर प्रेशर से नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या तो हाई हो जाता है या लो हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ये चीज जो है, ये लाइन आप देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशंस इज आइदर हायर और लोअर देन दैट प्रिडिक्टेड बाय रोल्स लॉ। मतलब ऐसे सॉल्यूशंस, कैसे सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, इनका जो वेपर प्रेशर होता है या तो हाई हो जाता है या लो हो जाता है। ठीक है, वेपर प्रेशर की बात क्यों कर रहे हैं, कि रोल्स लॉ को फॉलो करा रहे हैं ना, तो रोल्स लॉ में वेपर प्रेशर की बात होती है। ठीक है, ठीक, तो आप बोलोगे नहीं आपने आइडियल सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर की बात क्यों नहीं की। तो आइडियल सॉल्यूशन में भी मैंने आपको बोला था ना, आइडियल सॉल्यूशन में जो रोल्स लॉ प्रिडिक्ट करता है वेपर प्रेशर वही आता है, तभी तो बोला है कि आइडियल सॉल्यूशन रोल्स लॉ फॉलो करता है। ठीक, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर या तो रोल्स लॉ से हाई आ जाता है या फिर रोल्स लॉ से नीचे हो जाता है। ठीक, अब इस लाइन को देखो, इफ वेपर प्रेशर इज हायर, अगर वेपर प्रेशर जो है हायर आ जाए, आइडियल सॉल्यूशन, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात हो रही है, अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर हाई हो जाए, किससे हाई हो जाए, जो रोल्स लॉ प्रिडिक्ट करता है ना वेपर प्रेशर, ये सपोज ये रोल्स लॉ प्रिडिक्ट करता है, तो कर्व इससे ऊपर आ जाए। ठीक, और ये कर्व एक के लिए नहीं, ये सारे कंपोनेंट के लिए ऊपर हो जाएगी, फिर इसके लिए भी ऊपर, अगर ये ऊपर हो गई, ये भी ऊपर हो गई, तो फिर टोटल प्रेशर भी ऊपर हो जाएगा। ऊपर होने का मतलब है बढ़ गया। ये कर्व्स किसकी है, वेपर प्रेशर की। तो अगर वेपर प्रेशर बढ़ गया मतलब ये सारी की सारी कर्व्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी ना, तो टोटल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, वही लिखा है इफ द वेपर प्रेशर इज हायर, अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, रोल्स लॉ जो प्रिडिक्ट करता है उससे ज्यादा हो जाता है, तो सॉल्यूशन, हम ऐसा बोलते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिबिट्स पॉजिटिव डिविएशन। हम ऐसा बोलते हैं कि उस सॉल्यूशन में पॉजिटिव डिविएशन आ गई, मतलब वो रोल्स लॉ से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, रोल्स लॉ से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा बोलोगे अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर की कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, उसमें अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, जितना रोल्स लॉ बोल रहा है उससे अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो हम बोलेंगे उस सॉल्यूशन को कि वो पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है रोल्स लॉ से, रोल्स लॉ से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, रोल्स लॉ से उसका वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ जा रहा है। यही लिखा है देखो, इफ वेपर प्रेशर इज हायर, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है, सोल्यूशन एग्जिबिट्स पॉजिटिव डिविएशन, हम बोलेंगे सोल्यूशन में पॉजिटिव डिविएशन आ गई, रोल्स लॉ से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। एंड इफ वेपर प्रेशर इज लोअर, अगर वेपर प्रेशर
रोल्स लॉ जो बोल रहा है उससे कम आ गया, किसी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आ गया, तो हम बोलेंगे सोल्यूशन एग्जिबिट्स नेगेटिव डिविएशन, सोल्यूशन नेगेटिव की तरफ जा रहा है। सपोज यहां हम बोल रहे हैं कि वेपर प्रेशर, देखो ये दो कंपोनेंट का ग्राफ होता है ना, यहाँ एक कंपोनेंट ए होता है, एक बी होता है, ठीक। यहाँ भी ये भी दो कंपोनेंट का ग्राफ है, ए प्लस बी का। ये आपको पता है ये लाइन होती है पी ए, ये लाइन होती है पी बी, इसी तरह ये लाइन पी ए, ये लाइन पी बी होती है, ये ऊपर पी टोटल होता है, ठीक, टोटल, ठीक, ठीक है। तो अगर वेपर प्रेशर कम आ गया, देखो अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया तो हम उसका ग्राफ ऐसे बनाएंगे, बोलेंगे वेपर प्रेशर ज्यादा है तो हर एक कंपोनेंट का हम ऐसे लाइन ऊपर की तरफ कर लेंगे। देखो ये जो ब्लैक वाली है ना, ये रोल्ट लॉ की है, तो ऊपर करने का मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो अगर ज्यादा है तो ये सारे के सारे ये जो कर्व्स हैं सारी की सारी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, ऊपर का मतलब है वेपर प्रेशर ओवरऑल बढ़ गया। तो ऐसी डिविएशन को बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन। अगर वेपर प्रेशर लो हो गया, मतलब अगर जब हमने सोल्यूशन बनाया, ए प्लस बी को मिक्स किया, वो सोल्यूशन नॉन आइडियल है, उसमें डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो है, एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो है, वो नॉन आइडियल है, उसमें वेपर प्रेशर अगर कम हो गया तो हम बोलेंगे देखो अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो हम बोलेंगे रोल्स लॉ से कम हो गया, वो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, रोल्स लॉ से कम हो गया वेपर प्रेशर। तो उस टाइम ये जो लाइनें आएंगी ना, ये नीचे की तरफ आ जाएंगी, ऐसे नीचे की तरफ नीचे कर देंगे, तो इसका मतलब देखो सारी की सारी लाइनें नीचे हो जाएंगी। ये लाइनें नीचे क्यों की? लाइनें तो वेपर प्रेशर की हैं, हम बोल रहे हैं वेपर प्रेशर कम हो गया, तो लाइन नीचे करते हैं ग्राफ में तो कम को ही शो करता है ना, वो कम चीज को शो करता है। लाइनें ऊपर करते हैं तो ज्यादा चीज को शो करता है, इंक्रीज को शो करता है, नीचे कर दी तो डिक्रीज को शो करता है, ठीक है। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। इफ वेपर प्रेशर इज हायर, अगर वेपर प्रेशर जो है वो हायर हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो हम बोलेंगे क्या हो रहा है, हम बोलेंगे सोल्यूशन में पॉजिटिव डिविएशन आ गई, ठीक। और अगर वेपर प्रेशर लो हो गया तो हम बोलेंगे नेगेटिव डिविएशन आ गई, ठीक। तो वेपर प्रेशर हाई और लो किससे हो रहा है? रोल्स लॉ से, मतलब रोल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा ना नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। जो वेपर प्रेशर रोल्स लॉ प्रिडिक्ट करता है उससे या तो हाई हो जाएगा या लो हो जाता है इनका, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका मतलब हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। या तो पॉजिटिव डिविएशन शो करने वाले या नेगेटिव डिविएशन शो करने, ठीक है। दो किस्म के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक। अब आपको इतना तो समझ आ गया। अब हम देखते हैं कॉज ऑफ डिविएशंस, ये जो डिविएशंस हो रही हैं इनका कॉज क्या है, ठीक है। इतना तो पता चल गया ना आपको, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते क्या है, उनकी कंडीशन क्या होती है। तो उनमें दो किस्म की डिविएशन हो जाती हैं, या तो रोल्स लॉ तो फॉलो करते ही नहीं, या तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन रोल्स लॉ से ऊपर चले जाते हैं या नीचे चले जाते हैं। और रोल्स लॉ क्या दिखाता है? वेपर प्रेशर। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर या तो रोल्स लॉ से ज्यादा हो जाता है या रोल्स लॉ जो प्रिडिक्ट करता है उससे कम हो जाता है, ठीक। तो अगर वेपर प्रेशर रोल्स लॉ से ज्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे कि वो सोल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ शो कर रहा है, मतलब रोल्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है। तो अगर रोल्स लॉ से कम हो गया वेपर प्रेशर तो हम बोलेंगे नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है रोल्स लॉ से, ठीक। अब हम इसको साफ कर लेते हैं एक बार, आप लिख लो, फिर हम देखते हैं कॉज ऑफ डिविएशंस, मतलब ये जो डिविएशंस हो रही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशंस क्यों हो रही हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं एक बार। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कॉज ऑफ डिविएशंस, ठीक। तो कॉज वही है ए और बी वाली इंटरेक्शन जो मैंने आपको पहले बताई, वहां ही कॉज छुपा हुआ है। तो आप लिखो कॉज ऑफ डिविएशंस, ठीक, इंटरेक्शन नहीं डिविएशन, कॉज ऑफ डिविएट करने का कॉज क्या है, ठीक, मतलब सोल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो क्यों नहीं कर रहा है, ठीक, ये हम देखने वाले। अब आपको ये तो पता चल गया नॉन आइडियल सोल्यूशन कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के। एक ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जो रोल्स लॉ से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं। रोल्स लॉ से का वेपर प्रेशर, मतलब जो वेपर प्रेशर रोल्स लॉ प्रिडिक्ट करता है उससे उनका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ऐसे सोल्यूशंस को बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन शो करने वाले, ठीक। और एक ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जो नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं, मतलब उनका वेपर प्रेशर रोल्स लॉ जो प्रिडिक्ट करता है उससे कम हो जाता है,
ठीक है। अब आप यहां लिखोगे, मैंने लिखा है कॉज ऑफ डिविएशंस, तो आप एक लाइन लिखो, कॉज लाइज इन नेचर ऑफ इंटरेक्शन। यहां लिख सकते हो कॉज कहां लाई करता है, कॉज लाइज इन नेचर ऑफ इंटरेक्शन, इन नेचर ऑफ इंटरेक्शंस एट मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल में इंटरेक्शंस का जो नेचर है वो कैसा है, उसमें कॉज छुपा हुआ है। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव डिविएशन का कॉज। तो फर्स्ट आप लिखो, पहला पॉजिटिव डिविएशन का कॉज देख लेते हैं। इन केस ऑफ पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ से अगर सॉल्यूशन पॉजिटिवली डिविएट हो रहा है तो उसका कॉज क्या है। ठीक है, ठीक। अब देखो, ये देखने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हम यहां डायग्राम बना के समझते हैं। देखो, सब्र आपको रखना पड़ेगा, देखो सब्र के बगैर नहीं हो सकता है। आज का लेक्चर मुझे लग रहा है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कल का लेक्चर में और ज्यादा अच्छी कोशिश करूंगा। आज मैं बहुत दिन बाद पढ़ा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा आर्ड लग रहा है, ठीक है, लेकिन ठीक है फिर भी चलो। देखो, आपको ये पता है कि यहां हम जब सोल्यूशन बनाते हैं तो हम करते क्या है, एक कंपोनेंट ए है हमारे पास, एक कंपोनेंट बी, इन दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करके हम क्या करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। तो सोल्यूशन सपोज ए बी होता है। ठीक, सपोज ये कंपोनेंट ए है, प्योर ए है, तो इसमें ए टाइप ऑफ इंटरेक्शंस होंगी, ये तो आपको पता ही है। इसमें बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस होंगी। ठीक है, और जब हम ए बी बनाएंगे तो इसमें कैसी इंटरेक्शंस होंगी, ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। ठीक है, ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस होंगी, ए और बी भी होंगी, लेकिन ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस यूजुअली हम बात करेंगे। अब देखो, हमने ये देखा, देखो हमने ये देखा कि जब कंडीशन आइडियल होती है, ये चीज समझना, अगर आइडियल कंडीशन होती है तो उस टाइम क्या होता है, ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो बराबर होती हैं ए बी के इंटरेक्शंस के बराबर। ठीक है, ए बी के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं उसके बराबर होती हैं। ठीक, इस चीज को, ये आइडियल कंडीशन है, ठीक है, आइडियल कंडीशन है। ठीक, अब देखो, इस चीज को हम वेपर प्रेशर से रिलेट कर सकते हैं, ये बताओ, वेपर प्रेशर से रिलेट कर सकते हैं। ठीक, अगर ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वही सेम इंटरेक्शन ए बी के बीच में, तो आप ऐसा बोलोगे, जो जितने वेपर यहां से बनेंगे उतने ही वेपर यहां से बनेंगे, बोल सकते हो। देखो, वेपर कैसे बनते हैं, वेपर बनते हैं जब यहां से ए उठ के ऊपर चला जाता है। सपोज देखो, यहां से वेपर कैसे बनेंगे, यहां से जब ए उठ के ऊपर चला जाएगा, ए अलग होके ऊपर चले जाएंगे। यहां से वेपर कैसे बनेंगे, ये प्योर की बात कर रहा हूं, जब लिक्विड है ना, यहां लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो ये अगर लिक्विड सॉल्यूशन से जब ये प्योर हैं तो वेपर कैसे बनते हैं, वेपर बनते हैं जब ये कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करके ए के बीच में जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक करके ए ऊपर चला जाता है और वेपर फॉर्म में चला जाता है। ठीक, इसी तरह यहां से वेपर कैसे बनता है, जब बी के बीच में इंटरेक्शन ब्रेक होके बी ऊपर किसी फॉर्म में चला जाता है तो इसमें वेपर बनता है। ठीक है, ठीक। अब देखो कि यहां प्योर कंपोनेंट में सपोज दो वेपर बन रहे हैं, यहां बी प्योर में सपोज यहां भी दो वेपर बन रहे हैं। ठीक, अब देखो, अगर सोल्यूशन आइडियल है तो कंडीशन कौन सी आ जाती है, ये वाली, मतलब ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो किसके बराबर हो जाती है, ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बराबर हो जाती है, उसके बराबर हो जाती है। तो आप बोलोगे, जैसे वेपर ए और बी के बन रहे हैं, एग्जैक्ट वैसे ही सेम टू सेम ए बी के भी बनेंगे, मतलब ए बी के जो वेपर बनेंगे वो भी ऐसे ही बनेंगे, मतलब सपोज अगर ए और बी के 4 वेपर बन रहे हैं, टोटल 4 वेपर बन रहे हैं, तो ए बी के भी फिर 4 ही बनेंगे। मतलब अगर प्योर कंपोनेंट अलग अलग के, सपोज मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, अगर दो इसके बन रहे हैं
ठीक है। तो फिर देखो, क्योंकि क्योंकि आइडियल कंडीशन में ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बराबर होती है ए बी के इंटरेक्शन के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर यहां दो वेपर बन रहे हैं, यहां दो वेपर बन रहे हैं, ए और बी के ओवरऑल मिला के टोटल 4 वेपर बन रहे हैं, इधर ए और बी के दोनों के मिला के 4 वेपर अगर बन रहे हैं, तो फिर ए बी सोल्यूशन के भी 4 वेपर बनेंगे, बनेंगे ना 4 वेपर। क्यों बनेंगे? क्योंकि जो इंटरेक्शन इसके और इसके बीच में वही सेम इंटरेक्शन इसके बीच में है ना, तो फिर जितने वेपर इन दोनों के बनेंगे उतने ही इसके बनेंगे। ठीक, तो अगर अगर इसके 4 वेपर बन रहे हैं, इसके भी फिर 4 ही बनेंगे। ठीक है, तो अगर इनके भी उतने इनके भी उतने, तो ये कंडीशन तो हो गई आइडियल कंडीशन। अब देखो, इसके भी उतने वेपर बन रहे हैं, इसके इनके भी उतने क्यों बन रहे हैं? क्योंकि यहां इंटरेक्शन ए और बी के बीच में जो है वो बराबर है, ए बी के इंटरेक्शन के बराबर है। ठीक, ठीक है, ये कंडीशन है आइडियल। अब देखो, दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है, ठीक है, वो अगर नॉट इक्वल टू ए बी है, वो इंटरेक्शन ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है अगर वो नॉट इक्वल टू ए बी है, तो ये कंडीशन तो नॉन आइडियल की हो गई। मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ए बी के बीच बराबर नहीं है, तो फिर ये कंडीशन किसकी होगी? नॉन आइडियल की। मतलब अब क्या होगा, अब यहां जो सपोज अगर यहां 4 वेपर बन रहे हैं, तो हो सकता है यहां से 3 बने। मतलब अगर ए से 4 बन रहे हैं, ए और बी से 4 बन रहे हैं, हो सकता है यहां ए बी से 5 बने, या फिर हो सकता है यहां ए बी से 3 बने। तो वही तो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, अगर अगर देखो, समझ में आ रहा है आपको? देखो कैसे, अगर इंटरेक्शंस बराबर हैं, ठीक, तो जो वेपर यहां से ए और बी से जितने वेपर बनेंगे उतने ही वेपर ए बी में बनेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर नहीं है, मतलब ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर वो ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन नॉन आइडियल है। अब बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? दो कंडीशंस हो सकती है, या तो ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इससे कम होंगी, ठीक है, या फिर ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इससे ज्यादा होंगी। ठीक, आप ऐसा भी बोल सकते हो, या ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इनसे कम होंगी, या ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इनसे ज्यादा होंगी। ठीक, तो वही तो चीज है, वही तो चीज है, यही तो कंडीशन है नॉन आइडियल की। तो अगर कम या ज्यादा होंगी तो वहां ही रीजन छुपा है, पॉजिटिव डिविएट करेगा या नेगेटिव डिविएट करेगा। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब देखो मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको यह समझ में आ गया, अब आप 2 मिनट के लिए इसको देखो। देखो, पॉजिटिव डिविएशन कब शो करता है? कब शो करता है पॉजिटिव डिविएशन? कब शो करता है? जब वेपर प्रेशर हाई होता है। ठीक है, देखो आपको मैंने अभी बताया ना कि अगर अगर जो सोल्यूशन है, जो हम सोल्यूशन बना रहे हैं, कैसे सोल्यूशन बना रहे हैं? ए और बी को मिक्स करके ये सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, ए और बी को मिक्स करके अगर हम ये सोल्यूशन बना रहे हैं, तो अगर इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर रोल्स लॉ से हाई हो गया तो बोलेंगे सोल्यूशन कैसी डिविएशन शो कर रहा है? पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है। तो अगर जो सोल्यूशन हमने बनाया इसका वेपर प्रेशर रोल्स लॉ से कम हो गया, रोल्स लॉ जो प्रिडिक्ट करता है उससे कम हो गया, तो हम बोलेंगे सोल्यूशन कैसी डिविएशन शो कर रहा है? नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है। ठीक, अब आप देखो कि पॉजिटिव डिविएशन में क्या हो रहा है? पॉजिटिव डिविएशन में क्या होगा? जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो यहां जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। कैसे? सपोज अगर यहां क्या हो रहा है, यहां सपोज यहां अगर 2 वेपर बन रहे हैं, यहां 2 वेपर बन रहे हैं, तो ओवरऑल यहां 4 वेपर बन रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो अगर यहां 5 वेपर बन जाएं, अगर यहां 5 वेपर बन जाएं, कब? जब ए बी इंटरेक्शन है, ए बी इंटरेक्शन के अगर 5 वेपर बन जाएं, तो अब आप देखो, अब सोल्यूशन पॉजिटिवली डिविएट करेगा कि नहीं? मतलब यहां तो 4 वेपर बन रहे थे, जब हमने मिक्स किया यहां 5 वेपर बन रहे हैं। तो 5 वेपर कब बन रहे हैं? जब सोल्यूशन बन रहा है, मतलब जब हमने सोल्यूशन बनाया तो 5 वेपर बन रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो, अगर वहां 4 थे तो यहां अगर यहां भी 4 बनते तो मतलब आइडियल सोल्यूशन बनता। अब यहां 5 बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर यहां बढ़ रहा है, यहां से 4 बनने चाहिए थे, 5 बढ़ रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो अब ये बढ़ क्यों रहा है? क्या आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि पॉजिटिव डिविएशन के केस में ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है,
इनसे ये ऐसा बोल दो, एक मिनट रुक दो, ऐसा बोलो, ऐसा ऐसा देखो, अभी मैं आपको लिख के समझाऊंगा, अगर ना समझ में आया दोबारा समझाऊंगा, बस आप समझने की कोशिश करो। देखो, आप ये समझो कि जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम ए और बी को मिक्स कर रहे हैं तो वेपर बनने चाहिए थे 4, ठीक, तो 4 वेपर बनेंगे, तो 4 वेपर की वजह से वेपर प्रेशर आएगा, लेकिन बन गए 5, तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। कब बने 5? जब सोल्यूशन बनाया, देखो ए और बी को मिक्स करके जब सोल्यूशन बनाया, तो इस सोल्यूशन से कितने वेपर बन रहे हैं? 5 वेपर बन रहे हैं, ठीक। तो अगर इस सोल्यूशन से 5 वेपर बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन अब आइडियल नहीं रहा, नॉन आइडियल हो गया। तो अगर 5 वेपर बन रहे हैं तो मतलब वेपर प्रेशर बढ़ गया, जब हमने कंबाइन किया तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो वेपर प्रेशर बढ़ने को ही तो बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव डिविएशन शो हो रही है, अगर इन दोनों को मिक्स करके यहाँ 4 बन रहे थे, मतलब अलग अलग थे जब, तो 4 बन रहे थे, जब मिक्स किया सोल्यूशन बनाया, तो अगर वेपर 5 बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा ना, 5 वेपर की वजह से वेपर प्रेशर आएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव डिविएशन है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस केस में ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो लेस है देन ए और बी, ठीक, ऐसा बोल सकते हैं। देखो, ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शंस थी वहां से वेपर बन रहे थे 4, ठीक। जब ए बी बना के सॉल्यूशन ए बी बना लिया जिसमें ए बी इंटरेक्शन है, तो वहां से वेपर बन रहे 5। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि पहले जो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन थी उनसे ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कम हो गई, यहां ए बी वाली इंटरेक्शन कम हो गई, ठीक, कम हो गई, तो आप ऐसा बोल सकते हो ए बी वाली इंटरेक्शन कम हो गई, किससे? ए और बी से। अब देखो, अगर ए बी वाली इंटरेक्शन लेस हो जाएगी तो ए वाला और बी वाले यहां से वेपर ज्यादा बनेंगे। अगर देखो, अगर ये ए और बी इंटरेक्शन ए बी के बराबर है, तो जितने वेपर यहां से बनेंगे उतने ही यहां से बनेंगे, ठीक। अगर ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है, ठीक है, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, अगर देखो, अगर ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है और ए और बी के बीच में इंटरेक्शन है, अगर ये बराबर है, तो जितने वेपर ए और बी से बनेंगे उतने ही वेपर ए बी से बनेंगे, तो सोल्यूशन आइडियल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि ए बी से वेपर ज्यादा बन रहे हैं, तो इसका मतलब यही हो सकता है, देखो, अगर ऐसा हो रहा है कि ए बी जो हमने सोल्यूशन बनाया इससे वेपर ज्यादा बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, वेपर ज्यादा बन रहे हैं, ठीक, तो वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, मतलब सोल्यूशन पॉजिटिवली डिविएट करेगा। तो अगर यहां से वेपर ज्यादा बन रहे हैं तो इसका रीजन यही हो सकता है ना कि ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस है इससे मतलब ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उससे ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर है, ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर है। अब देखो, अगर ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगी तो ए और बी जल्दी वेपर बनाएंगे ना, तो यहां से वेपर ज्यादा बनेंगे, ठीक है। तो अगर यही रीजन है, देखो यही रीजन है, अगर ए और बी जो इंटरेक्शन है वो बराबर है ए बी के, तो सोल्यूशन आइडियल है, जितने वेपर यहां से बनेंगे उतने ही वेपर यहां से बनेंगे, सोल्यूशन रोल्स लॉ जैसा होगा, रोल्स लॉ को फॉलो करेगा। अगर ए बी वाला जो है, ए बी जो सोल्यूशन बन रहा है, ए बी अगर देखो, अगर ए बी जो सोल्यूशन बन रहा है ए और बी से, ए बी सोल्यूशन जो बन रहा है, अगर इसके बीच में जो इंटरेक्शन है वो इससे लेस है, मतलब इससे इनसे वो लेस है, ऐसा बोलो, ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है, ठीक है, इसमें से ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है इससे ए बी की इंटरेक्शन अगर लेस है, ए बी की अगर कमजोर है, तो ए बी से जो ए बी सोल्यूशन बनेगा इससे वेपर ज्यादा बनेंगे, ठीक है। अगर ए बी सोल्यूशन जो आपने बनाया, अगर इसमें इंटरेक्शन जो है वो इससे लेस है, ए और बी से लेस है, तो ए बी से वेपर ज्यादा बनेंगे, मतलब जो सोल्यूशन आपने बनाया उससे वेपर ज्यादा बनेंगे, तो वो सोल्यूशन वेपर ज्यादा बनेंगे तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे वो रोल्स लॉ से पॉजिटिव की तरफ डिविएट कर रहा है, ठीक है, ऐसा होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर दोबारा समझाता हूं। देखो, अगर ए बी जो हमने सोल्यूशन बनाया इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बराबर है ए और बी के, ठीक है, तो फिर सोल्यूशन कैसा होगा? आइडियल होगा, क्योंकि बराबर है, तो जितने वेपर यहां से बनेंगे, सपोज यहां से 5 वेपर बन रहे हैं, यहां से भी 5 वेपर बनेंगे, जितने वेपर यहां से बन रहे हैं उतने ही वेपर यहां से बनेंगे, सोल्यूशन आइडियल है। अगर ऐसा हो जाए कि ए और देखो ए बी
ए बी और ए बी बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें, इन दोनों में और इसमें, अगर ये नॉट इक्वल है, आपस में बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन है नॉन आइडियल की। अब बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो ए बी वाली इंटरेक्शन कम हो सकती है इससे, या ए बी वाली इंटरेक्शन इससे ज्यादा हो सकती है। तो अब देखो, अगर ए बी वाली इंटरेक्शन कम में, ए बी वाली इंटरेक्शन कम है, मतलब जब आपने दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन बनाया, तो यहां जो सोल्यूशन बना उसमें ए बी वाली जो इंटरेक्शन है वो लेस है, मतलब उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए बी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस है इससे। तो ए बी है क्या, ए बी सोल्यूशन है, तो अगर सोल्यूशन में ए बी है तो ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम में, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम में, तो यहां से वेपर ज्यादा बनेंगे। देखो ना वेपर कैसे बनते हैं, ए और बी जब अलग अलग उठ के ऊपर जाते हैं तो वेपर बनते हैं ना। अगर ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम में, तो ए और बी से ज्यादा वेपर बनेंगे। तो इस टाइम क्या होगा, ए और बी से वेपर ज्यादा बनेंगे, मतलब अगर यहां से 5 बन रहे थे, प्योर से अगर 5 बन रहे थे, तो यहां से वेपर्स 8 बनेंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो वेपर ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो अगर वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो अगर वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो सोल्यूशन कहां डिविएट करेगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, सोल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। ठीक है, ये चीज थी। ठीक, अब देखो नेगेटिव डिविएशन भी यहां से ही समझ सकते हैं। अगर इसका उल्टा हो जाए कि ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन हैं वो ग्रेटर हैं ए और बी बी से, ठीक, अब मतलब आप ए और बी को मिक्स कर रहे हो, यहां जो सोल्यूशन आपने बनाया उसमें ए बी के बीच में इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है, ये स्ट्रॉन्गर है। ठीक, अब अगर ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है तो क्या होगा, ठीक, देखो यहां से सपोज 4 वेपर बन रहे थे, आपने इन दोनों को मिक्स करके ये बनाया, यहां ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रांग है, तो अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी तो सोल्यूशन से वेपर नहीं बन पाएगा, वेपर बन ही नहीं पाएगा। क्यों, क्या आपको पता है वेपर बनने के लिए ए और बी को उठ के ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर जाना पड़ता है तब वेपर बनता है ना। उठता कैसे है, ए और बी के बीच में फोर्स है, उसको ब्रेक करके ए और बी ऊपर जाता है तो वेपर बनता है ना। तो अगर ये चीज अगर स्ट्रांग हो गई, अगर ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है, ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इससे स्ट्रांग हो गई, तो ए और बी से वेपर बनेगा ही नहीं। तो फिर जब हम सोल्यूशन बनाएंगे तो इससे वेपर कम बनेंगे, तो वेपर प्रेशर लेस होगा। तो अगर वेपर प्रेशर लेस है तो रोल्स लॉ से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो उस टाइम हम बोलेंगे नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है सोल्यूशन। ठीक है, तो ये मैंने दोनों ही आपको बता दी। अगर ए बी के बीच में जो फोर्स है अगर वो कमजोर है तो वेपर ज्यादा बनेंगे, तो सोल्यूशन पॉजिटिवली डिविएट करेगा। ठीक, अगर ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग है इससे, तो अगर यहां स्ट्रांग है, देखो ये अकेले सोल्यूशन से, अकेले प्योर लिक्विड से, और ये सोल्यूशन है प्योर लिक्विड से, यहां अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो सोल्यूशन में ये चीज स्ट्रांग है, तो सोल्यूशन से वेपर नहीं बन पाएंगे, वेपर नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो ऐसा सोल्यूशन रोल्स लॉ से नेगेटिव नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, नेगेटिवली डिविएट करेगा। ठीक, अब देखो अगर नहीं समझ में आया फिर कोशिश करते हैं, तो आप लिखो, यहां मैंने लिखा है कॉज लाइज इन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन एट मॉलिक्यूलर लेवल, ये आप लिख लो। ठीक, तो यहां मैं अभी देख रहा हूं इन केस ऑफ पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन जहां होती है वहां उसका कॉज क्या होता है, तो आप यहां लिखोगे सीधा क्या होता है यहां कॉज, लिखो यहां हियर ए बी इंटरेक्शंस are weaker than AA and BB interactions। ठीक, आज का लेक्चर कुछ अच्छा नहीं रह रहा है, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, ठीक है, लेकिन आप इसको देखो समझो, अगर प्रॉब्लम आती है मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहां इसका रीजन क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां जो ए बी इंटरेक्शंस होती हैं, ये आपको पहले ही मैंने बताया, ए बी इंटरेक्शंस कहां की बात हो रही है, सोल्यूशन की बात। तो इस केस में जो ए बी इंटरेक्शंस होती हैं वो कमजोर होती है इनसे, तो अगर ये सोल्यूशन बनने के बाद जो ए बी इंटरेक्शन है ये कमजोर है, तो सोल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक, एक बार साफ करते हैं इसको, फिर समझाता हूं आपको।
अभी साफ साफ एक बार समझ लेते हैं लास्ट। ठीक, देखो देखो हमारे पास है यहाँ सोल्यूशन है, सोल्यूशन नहीं, यहाँ हम कंपोनेंट ए ले रहे हैं, यहाँ कंपोनेंट बी ले रहे हैं। ठीक, इसमें ए टाइप ऑफ इंटरेक्शंस होंगी, इसमें बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस होंगी। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो सोल्यूशन बनेगा, उस सोल्यूशन में कैसी इंटरेक्शंस होंगी, ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। ठीक, अब देखो अगर अगर इनके बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो बराबर हैं ए बी के, तो सोल्यूशन आइडियल होगा। ठीक, तो अगर ऐसा हो रहा है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, अगर ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो बराबर हैं ए बी के, तो कैसा सोल्यूशन होगा, आइडियल। ठीक है, अगर, या इसको उल्टा भी लिख सकते हो आप, ऐसा लिख लो इस तरफ, ए बी के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो बराबर हैं ए और बी के, तो फिर सोल्यूशन कैसा होगा यहां, आइडियल। ठीक, अगर यहां ए बी के जो बीच में इंटरेक्शंस हैं वो कमजोर हैं, वो कमजोर हैं ए और बी से। ठीक, और तीसरा केस हो सकता है अगर ए बी के बीच में इंटरेक्शन है वो ज्यादा है ए और बी से। ठीक है, यही तीन चीजें, यही और कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा ही है। देखो अगर यहां दो कंपोनेंट आपने मिक्स करके जो सोल्यूशन बनाया, उसमें अगर ए बी के बीच में इंटरेक्शन कम में, देखो इंटरेक्शन कम होगी, अगर इंटरेक्शन कम होगी तो यहां से वेपर ज्यादा बनेंगे। इंटरेक्शन कम का मतलब है ये जल्दी ब्रेक होके बी ऊपर चला जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, यहां से वेपर जल्दी बनेंगे। तो अगर ए बी के बीच में इंटरेक्शन कम में इनसे, तो वेपर जल्दी बनेंगे, वेपर जल्दी बनेंगे, तो वेपर जल्दी बनेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर बढ़ता है तो ऐसे को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिविएशन। ठीक, ये याद रखना। तो मैंने यहां वही लिखा है कि पॉजिटिव डिविएशन के केस में क्या होता है, ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन ए एंड बी, मतलब ए बी इंटरेक्शंस, मतलब ये इंटरेक्शंस कमजोर होती हैं। जब सोल्यूशन बनाते हैं तो वेपर ज्यादा हो बनते हैं। ठीक, प्योर कंपोनेंट से जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो उस टाइम वेपर सोल्यूशन के ज्यादा बनते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो इसको और शार्ट कर लेते हैं। दिस मीन्स दैट, यहां लिखो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट, ठीक है, इन सच सॉल्यूशंस, इन such solutions, this means that in such solutions molecules of A or B, molecules of A or B, ठीक है, A और B, आगे लिखो, will find it easier to escape than in pure state। ठीक है, easier to escape than in pure state। आगे एक लाइन में लिखो, this will increase vapor pressure, this will increase vapor pressure and solution will show positive deviation। ठीक, and solution will show positive deviation, ठीक। अब देखो आपको समझ में आना चाहिए, मैंने आसान लैंग्वेज में आपको लिखा दिया। पॉजिटिव डिविएशन, पहले तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव डिविएशन किसको बोला है। जब सोल्यूशन जो होता है उसका वेपर प्रेशर रोल्स लॉ जो प्रिडिक्ट करता है उससे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम हम बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन आ गई। ठीक, तो आपको एक और भी काम करना है, यहाँ पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ भी यहाँ साथ में बना लेना है। ठीक है, ग्राफ भी बना लो। इस सोल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन कैसे शो करता है, ये रोल्स लॉ का ग्राफ है, ये वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन रोल्स लॉ का ग्राफ बनाना है, और फिर इसको पॉजिटिवली डिविएट कराना है, मतलब इसका वेपर प्रेशर ऐसे आता है। सारी ही कर्व्स जो है वो थोड़ी थोड़ी ऊपर कर लेनी है, ऐसे ऊपर। ठीक,
ये पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ है, ये भी आपको साथ बनाना है, ठीक है। अब देखो यहां क्या होता है, पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है, यहां ए बी इंटरेक्शंस कमजोर हो जाती हैं, जो ए बी इंटरेक्शंस हैं वो कमजोर हो जाती हैं। देखो यहां लिखा है हियर ए बी इंटरेक्शंस, ए बी इंटरेक्शन कहां होती है, सोल्यूशन में, जब सोल्यूशन बनाते हैं उस टाइम, आर वीकर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शंस, मतलब जो ए और बी बी इंटरेक्शन है वो प्योर कंपोनेंट की इंटरेक्शन से, और यहां क्या होता है ए बी इंटरेक्शंस कमजोर हो जाती हैं। जब ए बी इंटरेक्शंस कमजोर होती हैं, मतलब ए और बी के बीच में जब हम सोल्यूशन बनाते हैं ना, तो जब ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शंस होती हैं उनसे ये सोल्यूशन वाली इंटरेक्शंस कमजोर होती हैं। तो सोल्यूशन में ए और बी जो है, सोल्यूशन से ए और बी जल्दी वेपर बनाते हैं। यहां से अगर ये जल्दी वेपर बनाएंगे, जल्दी क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये इंटरेक्शंस कमजोर हैं इससे, ठीक है, इनसे ये जल्दी वेपर बनाते हैं। तो जल्दी वेपर बनाने का मतलब है वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो रॉबर्ट्स लॉ से जो वेपर प्रेशर आ रहा है उससे वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया तो हम बोलेंगे पॉजिटिव डिविएशन सोल्यूशन शो कर रहा है। वही लिखा है देखो, हियर ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर, यहाँ ए बी इंटरेक्शंस जो है वो वीक हैं ए और बी से, ठीक। दिस मीन्स दैट इन सच सोल्यूशंस, इसका मतलब क्या है, ऐसे सोल्यूशंस में मॉलिक्यूल्स ऑफ ए और बी विल फाइंड इट इजियर टू एस्केप देन इन प्योर स्टेट, मतलब ए और बी जो मॉलिक्यूल हैं वो प्योर स्टेट से सोल्यूशन में आसानी से एस्केप करेंगे, मतलब प्योर स्टेट से सोल्यूशन में ए और बी आसानी से एस्केप करके वेपर बना लेंगे, यहां आसानी से वेपर बनेंगे सोल्यूशन में, ठीक। जब यहां सोल्यूशन बनाने के टाइम वेपर आसानी से बनेंगे, ए और बी जल्दी वेपोराइज होंगे, वेपोरेट होंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो वही लिखा है दिस विल इंक्रीज वेपर प्रेशर, यहां से वेपर प्रेशर बढ़ेगा एंड सोल्यूशन विल शो पॉजिटिव डिविएशन, सोल्यूशन जो है वो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा रॉबर्ट्स लॉ से, ठीक। तो पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसा दिखाओगे, से ऊपर, ठीक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अभी इतना दिमाग मारा है, क्लियर होना चाहिए। अब देखो, अब आपको कुछ नहीं करना, बस 2-3 एग्जांपल्स याद रखनी है कि कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जो पॉजिटिवली डिविएट करते हैं, ठीक। एग्जांपल्स ऑफ द सॉल्यूशंस which show positive deviation, ऐसी कौन से सोल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, फर्स्ट एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, ये, और मिक्सचर बोलो या फिर सोल्यूशन भी लिख सकते हो, सोल्यूशन ऑफ, उसके बाद है यहां सोल्यूशन, यहां मिक्सचर की जगह सोल्यूशन कर दो, ठीक है, ये सोल्यूशन कर दो, सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, इनका सोल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। और दूसरा है कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, ये 2 एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर हैं। ये दोनों सॉल्यूशंस ये जो हैं ये क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डिविएशन, ठीक है, ठीक। पहला है सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन और दूसरा है सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, ये क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, इनमें यही प्रोसेस लगता है ना। देखो अगर मैं आपको एक को लेके समझाऊं, एक को, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर इथेनॉल और एसीटोन का पॉजिटिव डिविएशन क्यों शो करता है, सपोज यहां मैंने लिया है इथेनॉल और यहां मैंने लिया है एसीटोन, आपको पता है इथेनॉल में कैसी इंटरेक्शंस होंगी, इथेनॉल इंटरेक्शंस, एसीटोन में कैसी होंगी, एसीटोन इंटरेक्शंस, ठीक है। जब हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो उस सोल्यूशन में कैसी इंटरेक्शंस होंगी, ई और ए वाली, इथेनॉल और एसीटोन वाली इंटरेक्शन। अब होता क्या है इस केस में, ई इंटरेक्शन और ए इंटरेक्शन से ये इंटरेक्शन कम हो जाती है, मतलब ये यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होती है वो कम हो जाती है। तो इनसे अगर ये कम हो जाएगी तो जब सोल्यूशन बनेगा वहां से वेपर ज्यादा बनेंगे, तो वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो सोल्यूशन पॉजिटिवली डिविएट करेगा, ठीक।
आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपको याद रखना है कि ये सोल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं, ठीक। अच्छा, आई होप आपको अभी समझ में आया होगा। मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा ही समझा दिया है, ठीक, लेकिन फिर भी आप देखो, अगर नहीं समझ में आता फिर समझाऊंगा। अच्छा, अब हम इसको साफ करते हैं। पॉजिटिव डिविएशन कैसे शो होता है, उसमें ए और बी में क्या फर्क होता है आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेगेटिव डिविएशन, तो वो हम इतना दिमाग नहीं मारेंगे, बड़ी आसानी के साथ जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अब आप खुद ही बता दो नेगेटिव डिविएशन का रीजन क्या होगा। तो आपको पता ही है, आपको पता ही है कि अगर हम बनाएं यहां वही, यहां ए इंटरेक्शन से, अगर यहां बी इंटरेक्शन से, बी इंटरेक्शन से इनको कंबाइन करके हम बनाएं यहां ए बी इंटरेक्शन वाला सोल्यूशन, ए बी इंटरेक्शन होंगी सोल्यूशन में, ठीक। तो अगर अगर जब हम ए और बी को मिक्स करें, और अगर यहां जो ए बी इंटरेक्शन है ये अगर स्ट्रांग हो जाएं, स्ट्रांग हो जाएं मतलब ए बी इंटरेक्शन जो है वो ग्रेटर हो जाएं ए और बी से, ठीक है। तो आपको पता है सोल्यूशन में जो है वो इंटरेक्शन, जब सोल्यूशन बना तो इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गई, तो यहां से वेपर बनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई ना, ए और बी एस्केप नहीं कर पाएगा, वेपर नहीं बना पाएगा, तो वेपर कम हो जाएंगे। तो अगर वेपर कम हो जाएंगे तो रोड्स लॉ से, अगर देखो वेपर कम होंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो रोड्स लॉ से नेगेटिवली डिविएशन हो जाएगी, ठीक। तो यहां आप सीधा सीधा एक लाइन लिख सकते हो, हियर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसे हमने पहले लिखा था ना, हियर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन ए बी आर stronger than ए एंड बी। यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो ए बी के बीच में ना वो स्ट्रॉन्गर हैं। ए बी क्या है, सोल्यूशन, सोल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं, तो सोल्यूशन से वेपर बन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल नेगेटिव डिविएशन हो जाएगी, ठीक है। आगे लिख सकते हो, विच रिजल्ट्स इन, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, विच रिजल्ट नहीं, लीड्स लिखो, लीड्स। जब मॉलिक्यूलर फोर्सेस ए बी के बीच में स्ट्रॉन्गर होंगी तो क्या होगा उस टाइम, विच लीड्स टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, एंड क्या होगी, नेगेटिव डिविएशन होगी, एंड रिजल्ट इन नेगेटिव डिविएशन, ठीक है, नेगेटिव। ये बिल्कुल सिंपल हो गया अब आपके लिए, ठीक। देखो अब तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारी एग्जांपलें ले ली है ना, ठीक। अब आपको पता ही चल गया कि अगर ए बी इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर होंगी ए और बी से, तो क्या होगा, ए बी मतलब सोल्यूशन में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, सोल्यूशन से वेपर बनेंगे ही नहीं, जब हम सोल्यूशन बनाएंगे तो वहां से वेपर बनेंगे नहीं, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो सोल्यूशन नेगेटिवली डिविएट करेगा, वही लिखा है, एयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन ए बी आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी विच लीड्स टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, यहां से वेपर प्रेशर घट जाएगा तो सोल्यूशन नेगेटिवली डिविएट करेगा। अब यहां इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ द solutions which show negative deviation, negative deviation, ठीक। ये एग्जांपल्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में आपको आ सकता है, ठीक। तो अब आप दो एग्जांपल्स इसके लिख सकते हो, फिनोल एंड एनिलीन, सॉल्यूशन ऑफ फिनोल एंड एनिलीन, ये जो होता है नेगेटिव डिविएशन शो करता है, ठीक है। और दूसरा क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मिक्सचर,
ये भी नेगेटिव डिविएशन शो करता है। देखो यहाँ आपको मिक्सचर ऑफ फिनोल एंड एनिलीन ये भी लिखा हुआ मिल सकता है और सोल्यूशन ऑफ फिनोल एंड एनिलीन ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसी तरह सोल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन या फिर मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन ये आप लिख सकते हो। ये दोनों भी ऐसी ही चीजें शो करते हैं। ठीक है। अब ये आपको एग्जांपल्स याद रखनी है। फिनोल एंड एनिलीन का जो मिक्सचर होता है या फिर सोल्यूशन होता है और क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इन दोनों का ये नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं। ठीक, देखो फिनोल एंड एनिलीन में मैं आपको थोड़ा सा समझा सकता हूं। आपको पता है फिनोल कैसा होता है? फिनोल होता है कुछ ऐसा, गलत हो गया, साफ करना पड़ेगा। ठीक, फिनोल ऐसा होता है कुछ, ये होता है फिनोल। ठीक है, ठीक। और एनिलीन कैसा होता है? एनिलीन होता है कुछ ऐसा, ऐसा NH2 करके। ठीक है, ये फिनोल होता है, ये एनिलीन होता है। ठीक, अब देखो जब सिर्फ फिनोल को रखते हैं ना तो फिनोल के बीच में कैसी इंटरेक्शंस होंगी? फिनोल फिनोल फिनोल, सारे मॉलिक्यूल फिनोल फिनोल के होंगे। एनिलीन के बीच में सारे मॉलिक्यूल एनिलीन एनिलीन के होंगे। ठीक है, अब देखो जब हम इन दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन बनाते हैं तो कैसी इंटरेक्शन हो जाएगी? फिनोल और एनिलीन के बीच में इंटरेक्शन ये हो जाएगी। वही हो गया ना, ए और बी भी था, अब ए भी हो गई। अब ये इंटरेक्शन जो है ये यहां क्या हो जाती है? स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ये आप यहां से देख सकते हो कि यहां जब ये और ये दोनों को मिक्स करते हैं तो यहां एक स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ देखो, ऐसा हाइड्रोजन यहां ना, तो यहां देखो यहां एक स्ट्रांग वाली हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है। यहां ऑक्सीजन है, यहां नाइट्रोजन है, यहां एक स्ट्रांग वाली हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है। तो ये फिनोल और एनिलीन वाली जो इंटरेक्शन है ये बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इतना नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, ये ऑर्गेनिक में आप समझोगे। हाइड्रोजन बॉन्ड यहां स्ट्रांग बन जाती है। ठीक, फिनोल फिनोल में और ए इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, फिनोल और एनिलीन जब कंबाइन होता है तो वहां ये जो इंटरेक्शन हो जाती है वो बहुत स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाती है। ठीक, यहाँ इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाती है तो उससे होता क्या है कि इसके वेपर नहीं बन पाते। फिनोल एंड एनिलीन जब इनको सोल्यूशन बनाते हैं इनका तो वेपर नहीं बन पाते, वेपर प्रेशर लो हो जाता है, तो सोल्यूशन ओवरऑल कैसी डिविएशन शो करता है? नेगेटिव डिविएशन। तो आप ये लिखोगे इन दोनों की ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फिनोल एंड एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये किसकी एग्जांपल्स हैं? ये किसकी एग्जांपल्स हैं? नेगेटिव डिविएशन शो करने वाले की एग्जांपल्स हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, ये था हमारा नेगेटिव डिविएशंस का काज। ठीक है, अभी तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब अगर हम इसको समराइज करें, देखो अब आपको समझ में आ गया ना सब कुछ। समराइज करें तो आपको पता है कि आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? जो रोल्स लॉ को फॉलो करें। नॉन आइडियल कौन से होते हैं? जो रोल्स लॉ को फॉलो ना करें। ठीक, ये पता चल गया। आइडियल के लिए डेल्टा एच, देखो डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग आइडियल के लिए क्या होती है? जीरो के बराबर। और नॉन आइडियल के लिए क्या होती है? नॉन जीरो के बराबर नहीं होती। ठीक, और अगर ए बी की जो इंटरेक्शन है वो बराबर है ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है तो ये सोल्यूशन होता है आइडियल। ठीक है, और अगर ए बी की जो इंटरेक्शन है वो लेस देन है ए और बी से। ठीक है, तो ये सोल्यूशन कैसा होता है? ए बी की इंटरेक्शंस कमजोर हैं तो वेपर जल्दी बनेंगे, तो कैसी डिविएशन होगी? पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, और अगर ऐसा है ए बी की जो इंटरेक्शन है वो ग्रेटर है ए और बी से, ए बी की इंटरेक्शन ज्यादा है तो सोल्यूशन में इंटरेक्शन ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो वेपर कम बनेंगे, क्योंकि वेपर बनाने के लिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करनी पड़ती है। ब्रेक होगी तभी तो वेपर बनेगा, ए उड़ेगा बी उड़ेगा। ठीक, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर लो होगा तो कैसी डिविएशन होगी? नेगेटिव डिविएशन। ठीक है, ये आपको भी आई होप समझ में आया होगा और इनकी एग्जांपल्स तो आप याद रख लोगे, यहां से आपको एग्जाम में आ सकता है, यहां इस बेस पे भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अभी तक अगर आपने देखा है तो आपका क्लियर हो ही गया होगा। अब हम इसको साफ करते हैं तो एक दो पॉइंट और रह गए हमारे। एजियोट्रॉप करके कुछ मिक्सचर्स होते हैं तो वो भी हम यहां खत्म कर लेते हैं, फिर कल हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। ठीक,
3 ही लेक्चर और आएंगे इस चैप्टर के, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, देखो लेक्चर लेंथी है लेकिन बहुत सारी चीज़ें कवर भी तो हो रही हैं। ठीक है, तो 2 दिन लगा के आप एक लेक्चर को देख लो, कवर भी तो चीज़ें हो रही हैं ना। कि मैंने प्लान बनाया है कि 10 लेक्चर्स में मैं पूरे चैप्टर को कवर करूंगा। ठीक, लेकिन पूरी डिटेल में पढ़ाना, फिर क्वेश्चंस भी कराना, एग्जांपल्स भी देना, फिर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो अभी आप 2-3 लाइनें ऐड करो, वो हैं, वहां से भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। टॉपिक छोटा सा है एजियोट्रॉप्स वाला, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो आप लिखो सम लिक्विड्स, ये कुछ रेयर किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं, तो आप लिखोगे सम लिक्विड्स। ठीक है, सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप्स, ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप्स। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर दिया हुआ है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये। ठीक है, सिंपल चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो आप लिखोगे, देखो हमने आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ लिए। मुझे अभी उम्मीद है कि अगर आप पूरा लेक्चर देखोगे आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक, फिर भी अगर ना आया तो मैं आपको टेलीग्राम पे समझाऊंगा। ठीक, कोई अगर डाउट है तो वो टेलीग्राम पे पढ़ेंगे, कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है सीखने में तो। ठीक है, अब देखो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस तो हमने पढ़ लिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरह ही कुछ और सॉल्यूशन होते हैं जो रेयर किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं, तो वो हम यहां लिख रहे हैं सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप्स। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनको जब हम मिक्स करते हैं, देखो लिक्विड की बात क्यों हो रही है, क्योंकि हम आइडियल और नॉन आइडियल में लिक्विड को ही मिक्स कर रहे थे ना, वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस ही थे। तो यहां हम बोल रहे हैं कि कुछ लिक्विड्स को जब हम मिक्स करते हैं तो वो एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। अब एजियोट्रॉप्स होते क्या है? ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर्स, या फिर बाइनरी सॉल्यूशंस बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सॉल्यूशन मिक्सचर ही होते हैं। बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग द सेम कंपोजिशन, हाँ लिखो हैविंग द सेम कंपोजिशन, द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड एंड वेपर फेज। ठीक है, एंड आगे लिखो एंड बाइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड बाइल एट कांस्टेंट। ठीक, ये लाइन आपने लिखी। अभी एक लाइन और ऐड करो, फिर समझते हैं अच्छे से कि लिखना भी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां एक लाइन और ऐड करो, इन सच केसेस इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट, इन सच केसेस। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल सेपरेट, in such cases it is not possible to separate the components। ठीक है, by fractional distillation, fractional ठीक है, ये आप लिखो, पहले लिख लो इसको, फिर समझते हैं इसको। तो समझते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को। ठीक, एजियोट्रॉप को। ठीक है, देखो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं ये समझने से पहले आपको कुछ चीजें मैं बताता हूं, वो आपको दिमाग में पहले रखनी है। देखो यहां एक बड़ी सी डायग्राम बना लेते हैं हम। देखो सोल्यूशन जो होता है ना, मतलब जो मोस्टली जो हम सोल्यूशंस बनाते हैं उनमें क्या क्या होता है वो पहले आप ये देख लो। ठीक है, सपोज हमने सोल्यूशन बनाया, उसमें कंपोनेंट ए है हमारे पास और कंपोनेंट बी है। ठीक है, कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, और यहां हम बात करेंगे लिक्विड सोल्यूशन की। वो आपको पहले ही पता है, ये लिक्विड ए, ये लिक्विड बी है। ठीक, अब देखो यहां आप ऐसे बना सकते हो, ए बी है इसमें। ठीक, तो हम
यहां बोल सकते हैं सपोज हमने क्या किया, यहां 50% ए है हमारे पास कंपोजिशन और 50% हमारे पास यहां 50% ए है 50% बी है। ठीक है, तो दो तीन चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। आपको एक तो ये पता है कि जितने भी लिक्विड होते हैं ना, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। यूजुअली जितने भी लिक्विड होते हैं सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। ठीक है, जैसे हमारा ये लिक्विड ए है तो सपोज इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 है, तो दूसरे का सपोज 70 है। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट लिक्विड के अलग होते हैं। तो इस वजह से जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो उस टाइम डिफरेंट कंपोनेंट जो होते हैं सोल्यूशन के, उनको हम अलग कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने की वजह से। तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने की वजह से हम इनको इवेपोरेट करके अलग कर सकते हैं। सपोज अगर हम इनको इस सोल्यूशन को हीट करेंगे तो 60 डिग्री सेल्सियस ए का बॉइलिंग पॉइंट है, तो 60 डिग्री जब टेम्परेचर पहुंचेगा तो ए उस टाइम वेपर बन के अलग हो जाएगा, ए के वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम डिस्टिलेशन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करके ये बॉयल करके इनको वेपर बना के अलग कर सकते हैं सोल्यूशन के कंपोनेंट्स को। ठीक है, यूजुअली जो बहुत सारे जो सोल्यूशंस होते हैं ना, बहुत सारे नहीं मतलब सारे के सारे, उनमें से कुछ को छोड़ के, ठीक है, 80-90% जो सोल्यूशंस होते हैं लिक्विड सोल्यूशंस, उनको उनके कंपोनेंट्स को हम ऐसे अलग कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं बॉयल करके। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट का जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको यहां ये याद रखनी है कि जो ये सोल्यूशंस होते हैं ना, जो लिक्विड सोल्यूशंस होते हैं, इनमें वेपर फेस की कंपोजिशन जो होती है, वेपर फेस की जो कंपोजिशन होती है वो बराबर नहीं होती लिक्विड फेस की कंपोजिशन की। ठीक है, मतलब उनकी जो कंपोजिशन लिक्विड फेस में होती है, यूजुअली जो सॉल्यूशंस हम बनाते हैं, जो मैक्सिमम सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें वेपर फेस की कंपोजिशन जो होती है वो लिक्विड फेस की कंपोजिशन के बराबर नहीं होती। ठीक है, सपोज अगर मैं बात करूं, यहां ये लिक्विड फेस है, लिक्विड फेस में अगर 50% ए 50% बी है, तो अगर मैं इसको बॉयल करूंगा तो वेपर फेस में मुझे दोनों ही 50% नहीं मिलेंगे। वेपर फेस में दोनों ही मुझे 50% ए 50% बी नहीं मिलेंगे। वेपर फेस में दोनों की कंपोजिशन जो है वो अलग अलग होगी। मतलब अगर मैं लिक्विड फेस में बात करूं तो अगर कंपोजिशन 50% इसकी है 50% इसकी है, मतलब 50% ए 50% बी लिक्विड फेस में, तो वेपर फेस में 50-50% दोनों नहीं मिलेंगे। ठीक, क्योंकि आपको पता है एक का बॉइलिंग पॉइंट कम में एक का ज्यादा है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम में उसकी ज्यादा परसेंटेज मिलेगी वेपर फेस में, उसकी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम में उसके वेपर जल्दी बनेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कम में जल्दी बनेंगे, उसकी ज्यादा परसेंटेज मिलेगी हमें। सपोज 70% हमें वेपर फेस में ए मिल गया और 30% हमें मिल जाता है बी। ठीक है, तो आपको ये दो तीन चीजें याद रखनी है कि यूजुअली जो मैक्सिमम जो सॉल्यूशंस होते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस, उनमें वेपर फेस की कंपोजिशन और लिक्विड फेस की कंपोजिशन डिफरेंट होती है। मतलब लिक्विड फेस में जो उनकी कंपोजिशन होती है, वेपर फेस में वो कंपोजिशन नहीं होती है, डिफरेंट होती है। और दूसरी चीज है कि वो जो होते हैं उनके जो सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉइल होते हैं। इसलिए हम मैक्सिमम सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको अलग कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस यूज करके, जैसे डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, उनको यूज करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां हम बात कर रहे हैं कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। अब देखो एजियोट्रॉप्स, देखो यहां आप इसको सोल्यूशन भी बोल सकते हो, मिक्सचर भी बोल सकते हो। ठीक, तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एक बात आपको याद रखनी है, एजियोट्रॉप्स को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये एजियोट्रॉप्स कुछ नहीं होते हैं, ये भी सोल्यूशन ही होते हैं, ये भी सोल्यूशंस ही होते हैं, ये भी सोल्यूशंस ही होते हैं, और ये कुछ स्पेशल टाइप के सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, सोल्यूशंस ही होते हैं और ये नॉन आइडियल सोल्यूशंस होते हैं, ये आपको याद रखना है। एजियोट्रॉप्स नॉन आइडियल सोल्यूशंस होते हैं और ये कुछ अलग किस्म के सोल्यूशंस होते हैं। मतलब ये जो चीजें मैक्सिमम सॉल्यूशंस में होती हैं वो इनमें नहीं होती हैं। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, सिंपली है। तो यहां देखो मैंने लिखा है सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप्स, मतलब कुछ लिक्विड जिनको जब हम मिक्स करते हैं तो वो एजियोट्रॉप्स बना लेते हैं, मतलब एक स्पेशल किस्म के सॉल्यूशंस बना लेते हैं जिनको एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। अब देखो एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस। ठीक है, तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एजियोट्रॉप्स बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं, मतलब वही दो कंपोनेंट को मिक्स करके बनाए हुए सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सेम कंपोजिशन होती है लिक्विड और वेपर फेस में। ठीक है,
एंड बाइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और उनमें सारे के सारे कंपोनेंट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बाइल करते हैं। मैंने आपको यहां जो बताया कि जो मैक्सिमम सॉल्यूशंस होते हैं उनमें सारे के सारे कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पे बाइल नहीं होते। सारे कंपोनेंट, ए कंपोनेंट सपोज यहाँ ए कंपोनेंट 60 डिग्री पे बाइल होता है, बी कंपोनेंट 70 डिग्री पे बाइल होगा, और मतलब सारे के सारे कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पे बाइल नहीं होते, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बाइल नहीं होते मैक्सिमम सॉल्यूशंस में। और मैक्सिमम सॉल्यूशंस में वेपर फेस में और लिक्विड फेस में जो कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। वेपर किसी कंपोनेंट के ज्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, ठीक। ये ज्यादातर सॉल्यूशंस में होता है, लेकिन इससे उल्टा होता है एजियोट्रॉप्स में, ठीक है, इससे उल्टा होता है एजियोट्रॉप्स में। अब देखो एक बार फिर पढ़ो तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे बाइनरी मिक्सचर होते हैं जिनमें सेम कंपोजिशन होती है लिक्विड और वेपर फेस में। मतलब मैक्सिमम सॉल्यूशंस में लिक्विड और वेपर फेस में सेम कंपोजिशन नहीं होती, लिक्विड और वेपर फेस में डिफरेंट कंपोजिशन होती है। लेकिन एजियोट्रॉप्स ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें सेम कंपोजिशन होती है लिक्विड और वेपर फेस में, ठीक है। चाहे लिक्विड फेस हो चाहे वेपर फेस हो, दोनों में सेम कंपोजिशन होती है। सपोज अगर ये सोल्यूशन एजियोट्रॉप है तो ए और बी की कंपोजिशन अगर लिक्विड फेस में 50-50% है तो वेपर फेस में भी 50% ए 50% बी होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों ही कांस्टेंट, ए और बी दोनों का ही टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है। ये दोनों ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे बाइल हो रहे हैं, एक फिक्स टेम्परेचर पे बाइल हो रहे हैं, दोनों ही सपोज 50 डिग्री पे बाइल हो रहे हैं, तभी दोनों के वेपर बराबर बराबर ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। तो वही है कि एजियोट्रॉप्स ऐसे मिक्सचर होते हैं या फिर ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी सेम कंपोजिशन होती है लिक्विड और वेपर फेस में। मतलब ये आपको बात याद रखनी है कि यूजुअली सॉल्यूशंस में वेपर फेस और लिक्विड फेस की कंपोजिशन सेम नहीं होती, लेकिन एजियोट्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनमें सेम होती है। और यूजुअली जो सॉल्यूशन होता है उनके कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पे बाइल नहीं होते, लेकिन एजियोट्रॉप्स में वो यहाँ लिखा है बाइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर एजियोट्रॉप्स जो होते हैं उनमें सारे के सारे कंपोनेंट एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बाइल होते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मिक्सचर के अंदर या फिर सॉल्यूशन के अंदर सारे कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पे बाइल हो जाएं तो उस टाइम उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। सपोज देखो अगर बी भी 70 डिग्री पे बाइल हो गया, ए भी 70 डिग्री पे बाइल हो गया, तो इन दोनों की कंपोजिशन यहां सेम ही हो गई, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा बाइल हुआ, ए बाइल हुआ या बी बाइल हुआ। तो इस वजह से इनके कंपोनेंट्स को अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो यहां मैंने लिखा है इन सच केसेस इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एजियोट्रॉप्स में क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करके भी, देखो एक तो होती है नॉर्मल डिस्टिलेशन, एक होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आपने पहले ये पढ़ा हुआ है। तो डिस्टिलेशन जो होती है उससे एडवांस होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करके भी एजियोट्रॉप्स के कंपोनेंट्स को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या होते हैं एजियोट्रॉप्स कुछ ऐसे सॉल्यूशंस, कुछ ऐसे बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिनमें लिक्विड फेस में और वेपर फेस में कंपोजिशन सेम होती है और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बाइल होते हैं, ठीक है। एजियोट्रॉप्स को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी बोलते हैं। ये होते क्या है, ये एक्चुअल में नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ही होते हैं और इनको कांस्टेंट बाइलिंग मिक्सचर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि इनमें ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बाइल हो जाते हैं, मतलब ये जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर में जितने कंपोनेंट होते हैं सारे एक ही टेम्परेचर पे बाइल हो जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि ऊपर ए है या बी है, दोनों ही सेम टेम्परेचर पे बाइल हो जाते हैं। इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी इनके कंपोनेंट को सेपरेट करना मुश्किल होता है, ठीक है। ये होते हैं एजियोट्रॉप्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा अगर आप पूछोगे। अब लिखोगे टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर एजियोट्रॉप्स की कुछ टाइप्स होती हैं और वो टाइप्स क्या होती हैं। पहली टाइप होती है मिनिमम बाइलिंग एजियोट्रॉप्स, एक टाइप होती है मिनिमम बाइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। एक टाइप होती है मिनिमम बाइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरी टाइप होती है मैक्सिमम बाइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बाइलिंग एजियोट्रॉप्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं, सॉल्यूशंस ही होते हैं, बस इनमें इन सॉल्यूशन से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ वेपर फेस में और लिक्विड फेस में कंपोजिशन सेम होती है, ठीक, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बाइल हो जाते हैं। इनके जितने भी कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे एक ही टेम्परेचर पे बाइल होते हैं, इस वजह से लिक्विड और वेपर फेस में कंपोजिशन सेम रहती है,
ठीक है। अब देखो दो टाइप के एजियोट्रॉप्स होते हैं, एक होते हैं मिनिमम बाइलिंग एजियोट्रॉप्स, एक होते हैं मैक्सिमम बाइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है। अब देखो क्योंकि ये नॉन आइडियल, एक किस्म के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ही हैं, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो किस्म के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डिविएशन शो करने वाले, एक होते हैं नेगेटिव डिविएशन शो करने वाले। तो यहां भी कुछ वैसा ही होगा। तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं मिनिमम बाइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन से होंगे। तो मिनिमम बाइलिंग एजियोट्रॉप्स के आगे आप लिखोगे सॉल्यूशंस विच शो लार्ज पॉजिटिव डिविएशंस, सॉल्यूशंस विच शो large positive deviations, large positive deviations, ठीक है, from Raoult's law, Raoult's law, solutions which show large positive deviations from Raoult's law form minimum Bailing azeotrophs, form minimum Bailing एजियोट्रॉप्स। ये डेफिनेशन है किसकी, मिनिमम बाइलिंग एजियोट्रॉप की, कि ऐसे सॉल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं, सॉल्यूशंस विच शो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन, ऐसे सॉल्यूशन जो ज्यादा पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं रोल्स लॉ से, वो कौन से सॉल्यूशन बनाते हैं, मिनिमम बाइलिंग एजियोट्रॉप्स उनको बोलते हैं। ठीक है। और यहां मैक्सिमम बाइलिंग एजियोट्रॉप में इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, तो इसका उल्टा लिखोगे solutions which show large negative deviation, negative deviation from Raoult's law, Raoult's law आगे लिख लो from maximum बाइलिंग, मैक्सिमम बाइलिंग, बाइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है। ये आप अपनी नोटबुक पे लिखोगे 2-3 बार, आपको पक्का समझ में आएगा। अब देखो लेक्चर लेंथी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको चीजें भी तो समझा रहा हूं, ये भी तो सोचो। देखो मिनिमम बाइलिंग एजियोट्रॉप्स आपको समझ में आ गया। देखो एजियोट्रॉप्स दो किस्म के होते हैं, मिनिमम बाइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बाइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बाइलिंग एजियोट्रॉप्स ऐसे होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डिविएशन, जो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं। कहां से, रोल्ट्स लॉ से, जिनकी पॉजिटिव डिविएशन बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब जिनका वेपर प्रेशर रोल्ट्स लॉ जो प्रिडिक्ट करता है उससे बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं मिनिमम बाइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है। और मैक्सिमम बाइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस विच शो लार्ज नेगेटिव डिविएशंस, ऐसे सॉल्यूशन जो ज्यादा नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं रोल्ट्स लॉ से, ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं मैक्सिमम बाइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इनको मिनिमम बाइलिंग मैक्सिमम बाइलिंग क्यों बोला। ठीक है। वो समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि बाइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक, तो बाइलिंग पॉइंट क्या होता है, आपको पहले आपने ये सुना होगा कि बाइलिंग पॉइंट होता है जब मतलब कोई लिक्विड जो है बाइल होना स्टार्ट होता है, वेपर बनना स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं बाइलिंग पॉइंट। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो बाइलिंग पॉइंट की असल डेफिनेशन होती है वो ये होती है, सपोज अगर कोई हमारे पास लिक्विड है यहां, ठीक है, और ये जो लिक्विड है यहां, इस लिक्विड की वजह से यहां कुछ वेपर्स होंगे, ठीक है, और इन वेपर की वजह से बनेगा वेपर प्रेशर, ठीक है। आपको पता है जो लिक्विड के ऊपर वेपर होते हैं उनकी वजह से बनता है वेपर प्रेशर, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब देखो आपको पता है यहां इसके बाहर जो होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बाहर। अब देखो, अब कोई सब्सटेंस बाइल कब होता है, बाइल उस टाइम होता है जब ये उसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। जब वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उस टाइम हम बोलते हैं कि सब्सटेंस में बाइलिंग हो गई। ये बाइलिंग की एक्चुअल डेफिनेशन होती है, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। देखो यहां वेपर प्रेशर हर एक लिक्विड का कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। जब ये वेपर प्रेशर जो है बढ़ता जाएगा, सपोज हम हीट कर रहे हैं इसको, हीट करने से वेपर बनेंगे, यहां हीट करने से वेपर बनेंगे थोड़े थोड़े। जब ये वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उस टाइम हम बोलेंगे कि क्या है, देखो
कब बराबर होगा? एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब देखो यहां लिखा है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है। इसकी डेफिनेशन में हमने पॉजिटिव डिविएशन क्यों लिखा? ठीक, अब आपको पता है जहां पॉजिटिव डिविएशन होती है वहां वेपर प्रेशर जो होता है, वहां जहां पॉजिटिव डिविएशन होती है वहां वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, अगर वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो उस सॉल्यूशन को हमें बॉयल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो आपको पता है कि देखो मैं यहां ये बोल रहा हूं कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, इसकी डेफिनेशन में ये क्यों आया कि पॉजिटिव डिविएशन शो करने वालों को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं? ये क्यों आया? अब देखो ये इसलिए आया कि जब पॉजिटिव डिविएशन होती है, देखो जब पॉजिटिव डिविएशन होती है तो उस टाइम आपको मैंने बताया वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब सपोज पहले वेपर प्रेशर यहां था, अब वेपर प्रेशर इतना हो गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो अब मुझे इस सॉल्यूशन को बॉयल करने के लिए थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। तो मुझे मतलब मिनिमम बॉयल करना पड़ेगा। देखो ना, पहले यहां था वेपर प्रेशर, तो यहां से मुझे पहुंचाना था यहां तक, तो बॉयल ज्यादा करना पड़ता, इसको बॉयल ज्यादा करना पड़ता, तब ये वेपर प्रेशर इसका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता, बॉइलिंग होती। अगर पॉजिटिव डिविएशन होगी तो वेपर प्रेशर पहले से ही बढ़ जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर पॉजिटिव डिविएशन से सपोज पहले वेपर प्रेशर इतना था, पॉजिटिव डिविएशन हुई तो वेपर प्रेशर पहले से ही बढ़ गया, अब मुझे थोड़ा सा इसको बॉयल करना पड़ेगा, थोड़ा सा, तो होगी ना मिनिमम बॉइलिंग, थोड़ी सी बॉइलिंग करेंगे। तो इसलिए बोला है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कैसे होते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब है कि ऐसे एजियोट्रॉप्स को कम से कम बॉयल करना पड़ता है, थोड़ा सा बॉयल करना पड़ता है। और थोड़ा बॉयल किसको करना पड़ता है? जिसका वेपर प्रेशर पहले से ही ज्यादा होगा उसको थोड़ा सा बॉयल करेंगे, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यहां लिखा है सॉल्यूशंस व्हिच शो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं रोल्स लॉ से, ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और इसके उल्टा हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। देखो यहां लिखा है सॉल्यूशंस व्हिच शो लार्ज नेगेटिव डिविएशन। आपको पता है ऐसे सॉल्यूशन जो लार्ज नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं उनको मैक्सिमम बॉयल करना पड़ेगा। लार्ज नेगेटिव डिविएशन का मतलब है ज्यादा नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन का मतलब है उनका वेपर प्रेशर लो हो जाता है। तो वेपर प्रेशर अगर लो हो जाएगा तो वेपर प्रेशर बहुत कम हो गया, इसको मुझे बहुत ज्यादा हीट करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना पड़ेगा, तब जाके इसमें बॉइलिंग होगी। ठीक है, तो इसलिए जो जिनमें लार्ज नेगेटिव डिविएशंस होती हैं ऐसे एजियोट्रॉप्स को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग, मतलब इनको मैक्सिमम बॉयल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो समझ में आया अगर आपको तो ठीक है, नहीं आया तो आप टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो। ठीक, अब देखो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, इनकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहां से थोड़ा सा साफ कर देता हूं फिर एग्जांपल लिखता हूं यहां। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो एग्जांपल्स में पहले आप मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की एग्जांपल देखो। वो आपको याद रखनी है। ठीक है, एग्जांपल आपको याद रखनी है। ये टेक्स्ट बुक से ही उठा के मैं लिख रहा हूं यहां। ठीक है, आप भी लिख लो, लिखने से ही तैयार हो जाएगा आपको। देखो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की डेफिनेशन है ना, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो यहां आप लिखोगे नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। नाइट्रिक एसिड एंड वाटर एक एग्जांपल है किसकी? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की। वो भी कब? जब हम क्या करते हैं यहां 68% नाइट्रिक एसिड, ठीक है, 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर लेते हैं। एंड 32% वाटर जब हम लेते हैं बाई मास, ठीक है, तो ये बनाता है एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मतलब एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है, और विद अ बॉइलिंग पॉइंट 393.5, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 393.5 केल्विन। ठीक है, ये एग्जांपल है आपकी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की, ये आपको याद रखनी है।
कि जब हम नाइट्रिक एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं किस परसेंटेज में, 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर, इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो यहां से बन जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और आपको पता है एजियोट्रॉप जो होते हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल होते हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ही 393.5 केल्विन होता है। ये एग्जांपल है किसकी, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की। ठीक, अच्छा अब हम देखते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की। आप टेक्स्ट बुक से भी इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो अब मिनिमम बॉइलिंग की एग्जांपल आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि इथेनॉल, इथेनॉल और वाटर, इथेनॉल और वाटर जब इस कंडीशन पे आता है, जब इसकी हम डिस्टिलेशन, इथेनॉल और वाटर जो होता है जब हम इसकी डिस्टिलेशन करते हैं तो 95% इथेनॉल बच जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बस इतना कर दो, ज्यादा नहीं। देखो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की एग्जांपल है, ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो इथेनॉल वाटर, इथेनॉल और वाटर जो होता है ना उसका मिक्सचर हमें मिलता कहां से है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स, शुगर की फर्मेंटेशन करने से हमें इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर मिलता है। हम इस मिक्सचर को, इसकी डिस्टिलेशन करते हैं ना, वाटर को इस इथेनॉल से अलग कर लेते हैं, वाटर को इथेनॉल से अलग करते हैं। अलग करते करते एक टाइम ऐसा आता है जब 95% इथेनॉल बच जाता है। 95% इथेनॉल का मतलब है उसमें 5% पानी भी है। 95% इथेनॉल बाई वॉल्यूम एंड 5% उसमें वाटर भी है। ये जब कंपोजिशन आ जाती है तो इसको अब हम बोल सकते हैं कि ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन गया। ये जो 95% इथेनॉल होता है, 95% इथेनॉल, उसमें आपको पता है 95% इथेनॉल होगा, 5% वाटर होगा। तो ये तो इसमें इथेनॉल में ये दो कंपोनेंट है ना, ये दो कंपोनेंट है, इनकी कंपोजिशन वेपर फेस में और लिक्विड फेस में सेम होती है। ये दोनों ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल होते हैं, तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। क्या, जब इथेनॉल वाटर को हम प्योरीफाई करते हैं, इथेनॉल से पानी को अलग करते हैं, करते करते जब 95% इथेनॉल बच जाता है, 5% वाटर, तो उस टाइम हम इसको और अलग नहीं कर सकते, मतलब 100% प्योर इथेनॉल नहीं कर सकते, क्योंकि जब 95% इथेनॉल बनता है उस टाइम 5% वाटर उसमें रहता ही रहता है, क्योंकि जब इसको हम और हीट करेंगे तो ये 5% वाटर और 95% इथेनॉल दोनों ही वेपर बन जाएंगे, तो इनको अलग करना मुश्किल हो जाएगा। ये दोनों ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल हो जाते हैं। ये बनाते हैं कौन सा एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और ये नाइट्रिक एसिड 68% और 32% ये वाला, ये बनाते हैं कौन सा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है, दो एग्जांपलें आपको समझनी है, आप टेक्स्ट बुक से भी थोड़ा इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो क्या होते हैं एजियोट्रॉप, आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है दिमाग में, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। एजियोट्रॉप्स होते हैं ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं ये नॉन आइडियल है, ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी कंपोजिशन लिक्विड फेस में और वेपर फेस में सेम होती है। ठीक, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इनके सारे के सारे कंपोनेंट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल होते हैं। लेकिन जो दूसरे सोल्यूशन होते हैं उनमें ये चीज नहीं होती है। ठीक, अच्छा पहली चीज ये याद रखनी। दूसरी है, अगर ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो इसमें नॉन आइडियल में पॉजिटिव वाले भी आते हैं, नेगेटिव वाले भी आते हैं, तो इसी बेस पे इसको हम कर सकते हैं डिवाइड। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे सॉल्यूशंस जो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहे हैं, पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव डिविएशन का मतलब है वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उनको हमें थोड़ा सा बॉयल करना पड़ेगा, बॉयल कराने के लिए थोड़ा सा बॉयल करना पड़ेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं उनको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं। और ऐसे सॉल्यूशंस जो स्मॉल पॉजिटिव, स्मॉल नहीं, लार्ज नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं, लार्ज नेगेटिव डिविएशन का मतलब है उनका वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाता है, उनको हमें बहुत ज्यादा बॉयल करना पड़ता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बॉयल करना पड़ता है, ऐसे को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और दो एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, इथेनॉल और वाटर, उस टाइम जब 95% इथेनॉल हो और 5% वाटर हो तो उस टाइम ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। और कौन सा, मिनिमम बॉइलिंग, ये आपकी टेक्स्ट बुक से उठाया है, यहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल सकता है। और ये मैक्सिमम बॉइलिंग वाला नाइट्रिक एसिड और वाटर वाला, ठीक है, ये याद रखना, 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर जब मिलता है तो ये भी कौन सा बनाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में
आया होगा। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। अभी देखो इसको हटाते हैं हम, ठीक है। तो हमने आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ लिया, उसके काज देख लिए, बीच में क्या इंटरेक्शंस होती हैं देख लिया सब कुछ। अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने अगर वो सॉल्व कर लिए तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। वो सॉल्व करने के बाद हम जो है एक कुछ क्वेश्चंस में दूंगा आपको, जो आपने होमवर्क में करने हैं, ठीक है। कल करके लाने, कल के लेक्चर में वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक। तो इसको हटाते हैं, एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स एन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सी यहां से, जो देखो पढ़ो आप इसको अच्छे से, दिमाग लगाओ, ठीक, क्योंकि लेक्चर लेंथी, आपको 2 पार्ट्स में देखना पड़ेगा। दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन को करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब एन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा यहां से आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करता है। तो आपको मैंने बताया आइडियल सॉल्यूशन कैसा होता है, जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है। देखो यहां कोई है, सॉल्यूशन फॉलोज रोल्स लॉ एग्जैक्टली एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो आप देख लो, डी ऑप्शन नहीं हो सकता और सी ऑप्शन हो सकता है। रोल्स लॉ को जो सॉल्यूशन फॉलो करता है ऑल कॉन्सेंट्रेशन पे, उसी को आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये देखो, एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन। एन आइडियल सॉल्यूशन कब बनता है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन कब बनता है, मैंने आपको बताया जब ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो बराबर हो जाती है ए और बी के बीच में इंटरेक्शन के बराबर, उस टाइम आइडियल सॉल्यूशन बनता है। यहां देखो कुछ है, देखो ये मॉलिक्यूल, ये जो है ये अनलाइक है ना, ये और ये डिफरेंट है, तो इनको अनलाइक बोलेंगे। ये सिमिलर है, ये सेम है, ये लाइक मॉलिक्यूल्स हैं, ये अनलाइक मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहां देखो अभी पहला, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गर। क्या स्ट्रॉन्गर होती है, स्ट्रॉन्गर पे आइडियल बनता है, नहीं स्ट्रॉन्गर पे नहीं बनता। दूसरा देखो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल आर वीकर, नहीं, दूसरे में भी नहीं, वीकर में भी नहीं बनता। तीसरा ऑप्शन देखो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू दोज बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल, सी ऑप्शन है। जब अनलाइक मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बराबर हो जाती है लाइक मॉलिक्यूल, तब आइडियल सोल्यूशन बनता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। मैंने आपको अभी पढ़ाया पॉजिटिव डिविएशन कौन कौन से शो करते हैं, तो यहां से एग्जांपल आपको देनी है सीधा। तो यहां से आपको याद रखनी पड़ेगी कौन कौन सा पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन करता है ना पॉजिटिव डिविएशन शो, ठीक है। इथेनॉल एंड एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन ये करते हैं। तो कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन वाला इसका ऑप्शन होगा सही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, इन अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, मतलब एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसमें पॉजिटिव डिविएशन हो रही है रोल्स लॉ से, उसके बारे में पार्शियल प्रेशर इज लोअर। देखो अभी वो बात आ गई है, मैंने आपको बताया था जहां पॉजिटिव डिविएशन हो रही है तो वहां वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तभी तो होती है पॉजिटिव डिविएशन, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो अब देखो, पार्शियल वेपर प्रेशर इच कंपोनेंट इज लोअर, नहीं, टोटल प्रेशर हायर, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, नो, ठीक है, नहीं। द इंथैल्पी मिक्सिंग नेगेटिव, नहीं। तो इसमें देखो, अगर पॉजिटिव डिविएशन हो रही है तो वेपर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ओवरऑल वेपर प्रेशर देखो, पॉजिटिव डिविएशन के लिए आपको ग्राफ बनाया था ना ऐसे करके, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर एक का वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो टोटल वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, टोटल वेपर प्रेशर इज हायर देन एक्सपेक्टेड, टोटल वेपर प्रेशर हायर होगा। जब पॉजिटिव डिविएशन होती है वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डिविएशन। यहां से कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक, बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डिविएशन, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है और उसकी नेगेटिव डिविएशन है, आपको पता है नेगेटिव डिविएशन जो होती है, नेगेटिव डिविएशन वाले का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर वेपर प्रेशर देखो, अगर वेपर प्रेशर पहले इतना था, ठीक है, तो अब वो कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में आपको पता है ना, बॉइलिंग पॉइंट होता है जब ये वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। तो अगर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ये याद रखना। वेपर प्रेशर अगर इतना है तो बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा। अगर वेपर प्रेशर लो हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट यहां से यहां मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा,
ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो यहां देखो, सोल्यूशन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द आइडियल सोल्यूशन, सोल्यूशन हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एंथैल्पी या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर। तो इसका पहला ऑप्शन है कि अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है और नेगेटिव डिवीजन उसमें हो रही है, नेगेटिव डिवीजन होने से वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम होगा तो उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने को ही बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। वेपर प्रेशर कम होगा तो हमें ज़्यादा हीट करनी पड़ेगी उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए, बॉयल करने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, द सोल्यूशन हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, ये देखो आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन ऑलवेज हैव इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0। इंथैल्पी ऑफ आइडियल सोल्यूशन में इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग जो होती है वो 0 होती है, बाकी तो कुछ नहीं होता, आप देख लेना। ठीक है, दूसरा देखो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंजेस, तो ये तो होती नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं होती आइडियल सोल्यूशन में। एग्जिबिट एजियोट्रॉप, आइडियल सोल्यूशन में एजियोट्रॉप वाला सिस्टम नहीं होता, वो नॉन आइडियल में होता है। ठीक है, आर फॉर्म्ड बाई ऑल पेयर्स ऑफ लिक्विड, तो ऑल पेयर्स ऑफ लिक्विड जो है आइडियल सोल्यूशंस नहीं बनाते, रेयर केस में बनाते। ठीक है, ये आपको पता चल गया, इसका फर्स्ट ऑप्शन है। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्सटेंसेस इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, यहां से कौन सा आइडियल सोल्यूशन बनाएगा, तो आपको मैंने बताया था हेक्सेन और हेप्टेन बनाएगा, तो वही ऑप्शन इसका है। ठीक, ये देखो, अ सोल्यूशन एग्जिबिट्स अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन आइदर ऑफ प्योर कंपोनेंट, बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया है। तो बॉइलिंग पॉइंट लो होने का मतलब क्या है, देखो बॉइलिंग पॉइंट लो कैसे होता है, बॉइलिंग पॉइंट देखो, यहां देखो बॉइलिंग पॉइंट लो कैसे होता है, अगर वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट लो होने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होना, तो अगर वेपर प्रेशर पहले इतना था तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ लेके आने के लिए जो प्रोसेस होती है उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ना। ये वेपर प्रेशर है, यहां से इसको एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर लाएंगे तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं टेम्परेचर को। ठीक है, अगर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो यहां देखो, अ सोल्यूशन एग्जिबिट्स लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन आइदर ऑफ प्योर, मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया है, तो उसमें क्या हुआ होगा, पॉजिटिव डिविएशन हुई होगी, नेगेटिव डिविएशन हुई होगी। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट लो तब होता है जब वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो वेपर प्रेशर कब बढ़ता है, जब पॉजिटिव डिविएशन होती है। तो इसका आंसर आएगा बी, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, उस टाइम बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, देखो आसानी से नहीं समझ में आएगा, आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। अब देखो, रोल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू only ideal solutions, only non-ideal solutions, both ideal and non-ideal solutions। तो आपको पता है रोल्स लॉ तो सिर्फ आइडियल सॉल्यूशंस के लिए होता है। ठीक, अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो थ्योरेटिकल हैं, जो आपको एग्जाम में यहां से आ सकते हैं। व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस, गिव एग्जांपल्स, ये आप कर लोगे, आइडियल सॉल्यूशंस और एग्जांपल्स देना कर लोगे। व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डिस्कस द कॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस, ये भी आप कर लोगे। ठीक है, What are एजियोट्रॉप्स, डिफाइन मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये भी आप कर लोगे, ये तो सारे आप कर लोगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, तो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाए होमवर्क, ये आपको करने, अगर नहीं हुए तो मैं कल आपको कराऊंगा। देखो ये आप नोट कर लो, ये वाला हो गया, नेक्स्ट ये वाला हो गया, ठीक है, नेक्स्ट ये वाला हो गया, नेक्स्ट ये वाला, नेक्स्ट ये वाला, और ये वाला, बस यही है। ठीक, ये आपको करने, और वो आप करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम क्या, कल के लेक्चर में तो पहले हम वही होमवर्क ही करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक, और लेक्चर बहुत लेंथी हो गया है, तो आपको 2 पार्ट्स में देखना है। ठीक है, लेकिन मेरा ये हमेशा ये मेरे से कोशिश रहेगी कि आपको समझ अच्छे से आए। ठीक है, तो फिर हम इस लेक्चर को यहाँ तक ही रखते हैं, हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, तो हम मिलेंगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, और ये कोटेशन आप पढ़ लेना। ठीक, मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।